ठीक है, करते हैं स्टार्ट। उस दिन हमने किया था मॉडरेट्स स्टार्ट किए थे और हमने फर्स्ट फेज़ जो थी वो स्टार्ट की थी, है ना। तो आज हम करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स। कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स टेस्ट मैंने चेक कर लिए और हिना ने तो अच्छा किया हुआ है, बाकियों ने एक एक दो दो क्वेश्चन किए हैं, लेकिन हिना ने अच्छा किया है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स। तो मॉडरेट्स लीडर्स कौन थे हमने उस दिन देखा, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, एस एन बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, वाचा, ये सारे मॉडरेट लीडर्स थे। ठीक है, इसमें से फर्स्ट जो प्रेसिडेंट बना था कांग्रेस का वो डब्ल्यू सी बनर्जी बना था 1885 में। 1886 में देखो एक चीज़ बता देता हूँ, कांग्रेस का सेशन हर साल दिसंबर में होता था। कब? दिसंबर में। आज भी दिसंबर में होता है, आज भी। दूसरी बात ये, कांग्रेस बनी 1885 में थी, पहला सेशन 1885 दिसंबर में बॉम्बे में हुआ था और प्रेसिडेंट था डब्ल्यू सी बनर्जी। दूसरा सेशन फिर जो किया था वो दादा भाई नौरोजी जो उसका हेड था कांग्रेस का। ठीक है, तो सेकंड जो प्रेसिडेंट था वो था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी बंगाल से था और बनर्जी भी बंगाल से था, ये दोनों बंगाली थे। और एस एन बनर्जी जो वो है वो भी भाई था उसका, वो भी बंगाल से था। ठीक है, ज़्यादातर लीडर्स हमारे इस टाइम बॉम्बे या पंजाब या बंगाल से, ये तीन यहाँ से आते थे। बॉम्बे मीन्स तब का, आज का पूरा महाराष्ट्र। दादा भाई नौरोजी के लिए एक स्पेशल नोट करने वाली चीज़ ये है कि ही वॉज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एंड इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है, द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी थी? हाँ, कहते हैं ना यहाँ से सारा पैसा वहाँ जाता था, तो ये थ्योरी दी किसने दी? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, और ये थ्योरी कौन सी बुक के अंदर दी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी जिसके अंदर ये थ्योरी दी थी। उस बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी गरीबी, एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ही वॉज सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ INC इन 1886। इन्होंने एक बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसके अंदर इन्होंने थ्योरी दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। राइट, बाकी मॉडरेट्स की क्या क्या कंट्रीब्यूशन थी वो हम नोट करेंगे। तो बाकी देखो, मॉडरेट्स का हमने कल किया था परसों 3 P's, है ना। प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट, 3 P's के ऊपर चलते थे ये। प्रेयर, पहले तो ये करते थे प्रेयर अंग्रेज़ों के आगे। अगर ये प्रेयर से नहीं मानते थे, प्रेयर यानी हाथ जोड़ के, फिर पेटिशन, पेटिशन यानी एप्लीकेशन देते थे फिर उनको रिटर्न में। अगर ये एप्लीकेशन से भी नहीं मानते थे, प्रेयर से भी नहीं मानते थे, तो फिर ये प्रोटेस्ट करते थे। इनका जो प्रोटेस्ट था वो पीसफुल होता था, कभी भी इनके प्रोटेस्ट में वायलेंस नहीं होती थी। तो मॉडरेट्स के 3 P's कौन से थे? प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट। ठीक है, ये मेंडिकेंसी के ऊपर चलते थे। मेंडिकेंसी यानी मांगना, कोई चीज़ पीसफुली कि मांगने को मेंडिकेंसी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशंस की हैं मॉडरेट्स की वजह से। एक इंडिया के अंदर इंडियन काउंसिल होती थी, वो एबॉलिश हो गई थी। ठीक है, उसके बाद हमें इन्होंने डिमांड किया था पहली बार इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आज तो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट है, लेकिन इन्होंने सबसे पहले वो चीज़ डिमांड की थी। ठीक है, 1885 में ही डिमांड करती थी। ठीक है, एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस,
न्यूज़पेपर्स का फ्रीडम भी इन्होंने डिमांड किया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये इन्होंने डिमांड किया था उस टाइम पर। देन इनकी एक और डिमांड थी कि हायर सिविल सर्विसेज जो हैं, जिसको आईएएस आप बोलते हो, उसके टाइम पे आईसीएस बोलते थे, इंडियन सिविल सर्विस, ये कहते थे उसकी इंडियनाइजेशन करो, यानी कि वो सारी की सारी पोस्ट जो थी वो अंग्रेज़ों को मिलती थी, ये कहते थे वो इंडियंस को भी मिलनी चाहिए, इंडियंस भी काबिल हैं, वो भी इंग्लिश जानते हैं, और आप चलो हिंदी में तो वो पेपर लोगे नहीं, लोगे तो आप इंग्लिश में ही, चलो हम लोग इंग्लिश भी पढ़ लेंगे, लेकिन हमारा पेपर तो लो, ये डिमांड की थी इन्होंने। ठीक है, दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड इनकी ये थी कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया जाए। ये समझाना पड़ेगा थोड़ा, ये क्या चीज़ है, इससे थोड़ी आवाज़ कम हो जाएगी इसलिए मैंने बंद किया थोड़ी देर के लिए। ये कहते थे जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रखा जाए, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो देखते हैं एग्जीक्यूटिव क्या होता है और जुडिशरी क्या होती है, ये देखना पड़ेगा। इसके ये जानने से पहले हमें एक और चीज़ जानना ज़रूरी है, वो ये है कि गवर्नमेंट जो होती है ना, किसी भी देश की गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड होती है। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मीन्स जो पार्लियामेंट है हमारी, या स्टेट के अंदर जो हमारी सेक्रेटरीट है या असेंबली है, वो है, या असेंबली प्लस काउंसिल मिला के स्टेट की जो लेजिस्लेचर बनती है। ठीक है, पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, स्टेट में गवर्नर, असेंबली एंड काउंसिल, अगर काउंसिल है तो, अगर काउंसिल नहीं है तो सिर्फ असेंबली। ठीक है, ज़्यादातर स्टेट्स में काउंसिल नहीं है, सिर्फ असेंबली है। ठीक है, मेरे कहने का, बाकी छोटी चीज़ों को छोड़ दो, बाय एंड लार्ज ये देखो कि लेजिस्लेचर क्या होता है, उस देश की पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर क्या होता है, उस देश की पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर क्यों बोला जाता है उसको? लेजिस्लेचर का मीनिंग अगर हम देखें तो क्या है, लेजिस्लेचर वर्ड कहाँ से आया? ये वर्ड आया लेजिस्लेशन से, लेजिस्लेशन से आया लेजिस्लेचर। लेजिस्लेशन क्या होता है? लॉ, कानून। तो लेजिस्लेशन मीन्स लॉ और लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट। तो लेजिस्लेचर क्या होती है? वो बिल्डिंग जहाँ पर लॉ बनता है। ठीक है ना, तो वो इंस्टीट्यूशन, वो बिल्डिंग जहाँ पर लॉ बनता है, उसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। यानी कि देश का कानून यहाँ बनेगा। ठीक है, हाईएस्ट कानून, छोटे मोटे कानून नहीं, ये वाला कानून नहीं कि अगर हम हेलमेट नहीं पहनेंगे तो चालान कितने का होगा, ये कानून यहाँ नहीं बनेगा। ये कानून तो छोटा कानून है, ये तो ट्रैफिक वाले बना लेंगे। ठीक है ना, या स्टेट बना लेगी। ये अब बनाया, नितिन गडकरी ने बनाया ये बहुत, लेकिन पूरे इंडिया पे हाई लेवल के ऊपर बना है, वो भी पार्लियामेंट में नहीं बना, वो उन्होंने एग्जीक्यूटिव से बनवाया है। अभी हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव कौन से कानून बनाता है और पार्लियामेंट कौन से बनाती है। ठीक है, तो पार्लियामेंट वो वाले कानून बनाएगी जैसे हम इंडिया के, पाकिस्तान के ऊपर वार करे या ना करे, इस तरह का बहुत बड़े बड़े जो डिसीजन होते हैं वो वाले। या अगर इंडिया के अंदर किसी फॉरेन कंपनी को परमिशन देनी है, वो दे या ना दे, बहुत बड़े बड़े जो डिसीजन हैं। अब डिफेंस को कितना बजट एलोकेट करें, एजुकेशन को कितना बजट एलोकेट करें, एग्रीकल्चर को कितना करें, ये सारा पार्लियामेंट तय करती है, यानी कि लेजिस्लेचर तय करता है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर आपको समझ आ गया, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े हाईएस्ट लेवल के ऊपर कानून बनते हैं उसको बोला जाता है लेजिस्लेचर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव मीन्स जो लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून को एग्जीक्यूट करता है, जो लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून को एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट का एक और मतलब होता है इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लेजिस्लेशन, लॉ,
यानी लॉ की इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव कहाँ होता है? हमने ये देख लिया, ये तो पार्लियामेंट में होता है लेजिस्लेचर। ये कहाँ होता है? कोई बता सकता है एग्जीक्यूटिव कहाँ बैठता है? इसकी कौन सी बिल्डिंग है? अब हम हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते पॉलिटी में आ गए थोड़ा सा। हाँ, कहाँ बैठता है? जुडिशरी तो आपको पता चलेगा, वो तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में बैठेगी ना। तो एग्जीक्यूटिव कहाँ बैठेगा? और एग्जीक्यूटिव होता कौन है? हमें ये पता चल गया कि ये लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, ये भी पता चल गया, लेकिन ये होता कौन है? ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो ये कहाँ बैठते हैं? सेक्रेटरीट में। ठीक है, ब्यूरोक्रेट के अलावा भी कोई होता है? ब्यूरोक्रेट के अलावा भी कोई होता है एग्जीक्यूटिव? ब्यूरोक्रेट होते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन क्या सिर्फ ब्यूरोक्रेट होते हैं या और भी कोई होता है? सोचो। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं, इवन के प्राइम मिनिस्टर भी एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, इवन के प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट के नीचे प्राइम मिनिस्टर एंड बाकी सारे मिनिस्टर्स, यानी कि यूनियन मिनिस्टर्स। देखो, मिनिस्ट्री का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारा बड़ा ही ल्यूसिडली समझाया होता है। हमारे एग्जीक्यूटिव का आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। सबसे ऊपर है प्रेसिडेंट, जिसको बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव। उसके नीचे कैबिनेट मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो कौन कौन से होंगे? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, एचआर मिनिस्टर। ये सारे टॉप के जो मिनिस्टर्स हैं ये होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, इनके नीचे कौन होगा? ठीक है, तो अगर हम बात करें होम मिनिस्टर की, इसको हम यूनियन होम मिनिस्टर बोलते हैं, क्योंकि ये यूनियन का होता है, सेंटर का होता है। सेंटर यानी यूनियन, एक ही बात है। यूनियन होम मिनिस्टर की बात करें, ये हो गया कैबिनेट मिनिस्टर। कौन हो गया? कैबिनेट मिनिस्टर। ये हो गया एग्जीक्यूटिव, ये हो गया एग्जीक्यूटिव। इसके नीचे कौन है? इसके नीचे होता है MOS होम। MOS होम, MOS होम का क्या मतलब है? ये तो था, ये तो अमित शाह है ना हमारा कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन MOS होम क्या चीज़ है? देखो, अब अमित शाह सारा, उसने बेचारे ने काम बहुत सारे हैं ना अकेला कितनी जगह जाएगा? रैलीज भी करनी है, कर्नाटका में भी इलेक्शन है, सारी CRP भी देखनी है, BSF भी देखनी है, ITBP भी देखनी है, सारी पुलिस देखनी है, सारी जितनी भी पैरामिलिट्री पुलिस है उसके अंडर ही है। तो वो इतना काम कर नहीं पाएगा, इसलिए उसको एक असिस्टेंट दिया होता है, जिसको हम बोलते हैं MOS होम। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम। ये स्टेट J&K स्टेट या पंजाब स्टेट नहीं है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी इंडिया। अगर पोल साइंस या पब्लिक एड पढ़ोगे तो स्टेट का मतलब देश होता है। ठीक है, स्टेट का मतलब टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ठीक है, कंट्री। तो MOS होम यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, यानी कि ये कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। जब भी आपको MOS दिख गया ना, MOS होम, और ये सिर्फ होम में नहीं है, ये MOS डिफेंस में भी है, ये MOS एजुकेशन में भी है, ये MOS HR में भी है, हर मिनिस्ट्री में है। इसके ऊपर होता है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर डिफेंस, लेकिन उसके नीचे होगा MOS डिफेंस। ठीक है, समझ में आया? तो ये एग्जीक्यूटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर, नहीं, प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नीचे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के नीचे सारी के सारे यूनियन होम मिनिस्टर्स। इवन के हम प्राइम मिनिस्टर को ऊपर नहीं रख सकते, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर इनके बराबर ही होता है, लेकिन हम टर्म ऐसे यूज करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब इसको एक ये टर्म बोलते हैं
प्राइमस PRIMUS इंटर पेयर्स, ये पता नहीं फ्रेंच है या कुछ फ्रेंच टर्म है कोई। प्राइमस इंटर पेयर्स PARES, इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर हालांकि बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स के बराबर होता है बट फिर भी वो उनसे ऊपर होता है। ठीक है, हालांकि उनके बराबर है लेकिन फिर भी उनसे ऊपर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं बोल सकते कि प्राइम मिनिस्टर का रैंक किसी और मिनिस्टर से ज़्यादा है, रैंक तो बराबर है बट फिर भी पावर भी हम नहीं कह सकते ज़्यादा है, क्योंकि होम मिनिस्टर की पावर जितनी है वो प्राइम मिनिस्टर, देखो प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्ट्री के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता, प्राइम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता, प्राइम मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर जो जयशंकर है मिनिस्टर उसके काम में भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर करना ही हो तो फिर वो मिनिस्ट्री बनाए ही क्यों, पोर्टफोलियो बनाए ही क्यों अलग अलग, फिर सारा काम प्राइम मिनिस्टर ही कर ले। देखा जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर के काम में भी प्राइम मिनिस्टर इंटरफेयर नहीं कर सकता, बट फिर भी अगर उसको लगे कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो फिर वो इंटरफेयर कर सकता है, अदरवाइज नॉर्मली वो इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो प्राइम मिनिस्टर का मतलब है, मतलब इसका स्टेटस होता है प्राइमस इंटर पेयर्स, यानी फर्स्ट एमंग इक्वल्स, फर्स्ट एमंग इक्वल्स। हम कहते हैं हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड वाइफ बराबर होते हैं या किसका स्टेटस ज़्यादा होता है, आप बताओ, आप बताओ, एक एक से पूछो, आप बताओ। रिपीट ये है, हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड ऊंचा होता है या वाइफ ऊंची होती है? इक्वल होते हैं ना, आप बताओ, इक्वल होते हैं या दोनों में से कोई ज़्यादा है? आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ बताओ, बताओ ना, इक्वल या हस्बैंड ज़्यादा या वाइफ ज़्यादा? हाँ क्या, थोड़ा ऊंचा बोलो। हस्बैंड ज़्यादा ऊंचा, आप बताओ पूजा। वही फर्स्ट एमंग इक्वल्स वाली बात कह दी ना इसने, पूजा ने बोल दिया फर्स्ट एमंग इक्वल्स, यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ आ गया ना। अब जब भी पेपर में भूलेगा पूजा का याद कर लेना, ठीक है। वैसे तो बराबर हैं बट फिर भी हस्बैंड ऊपर है, ठीक है ना। अब दादा दादी की बात करें, घर में होते हैं तो जब जब दोनों, तो खाना पहले किसको दिया जाता है? दादा को, हालांकि दादी भी कम नहीं होती बट फिर भी दादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट एमंग इक्वल्स, हालांकि दोनों का स्टेटस बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ हम देखेंगे, आगे चलते हैं। तो एग्जीक्यूटिव होता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, एमओएस, सारे के सारे, हर डिपार्टमेंट में एमओएस होता है। एमओएस के नीचे भी एक और मिनिस्टर्स होते हैं जिसको हम डिप्टी मिनिस्टर बोलते हैं, ये किसी को पता नहीं है, लेकिन हर मिनिस्ट्री के अंदर सबसे ऊपर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, फिर एमओएस होते हैं सारे, उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं, फिर सेक्रेटरीज होते हैं चौथे नंबर पर, यानी कि यूनियन होम सेक्रेटरी, यूनियन फॉरेन सेक्रेटरी, यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी, ये होते हैं आईएएस ऑफिसर। अब आईएएस का नंबर आया, ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं, आईएएस ऑफिसर किसको डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा? क्या वो डिप्टी मिनिस्टर को करेगा या एमओएस को करेगा या यूनियन होम मिनिस्टर को करेगा? तो एक चीज तय है, डिप्टी मिनिस्टर को वो रिपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डिप्टी मिनिस्टर जस्ट एज असिस्टेंट दिया होता है, उसका कोई खास काम नहीं होता। जो खास काम होता है वो होता है कैबिनेट मिनिस्टर का, ठीक है, वो इसी का होता है, अमित शाह का। लेकिन फिर एमओएस का क्या काम है? एमओएस ये काम करता है, जैसे आप लगा लो, होम मिनिस्ट्री जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स देखना कभी बुक में, तो दो हिस्सों में डिवाइड। तो होम में वो सारा कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस जितनी भी हैं वो सारा कुछ देख लेता है, स्टेट्स में वो स्टेट्स को देखता है कि किसी स्टेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हो सकता है कि अमित शाह ने ऐसा किया हुआ हो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को सारे को तू देख ले,
जो अपना MOS है, और जो स्टेट्स हैं उनको मैं देखूंगा। तो आधा आधा काम डिवाइड कर लिया। अब जो IAS ऑफिसर होगा ना, इसके नीचे होम सेक्रेटरी, वो किसको रिपोर्ट करेगा? अगर स्टेट्स का कोई काम है तो वो अमित शाह को रिपोर्ट करेगा, अगर CRP का कोई काम है तो नेचुरली वो MOS होम को रिपोर्ट करेगा, क्योंकि दोनों ही उसके सीनियर हैं। लेकिन डिप्टी मिनिस्टर के आगे वो नहीं जाएगा। एक और चीज़ बता देता हूँ कि सेक्रेटरीट, एक तो हमारे JNK में सेक्रेटरीट है, एक पंजाब में सेक्रेटरीट है। सिमिलरली हमारे दिल्ली में भी एक सेक्रेटरीट है जिसको हम सेंट्रल सेक्रेटरीट बोलते हैं, पार्लियामेंट हाउस के साथ ही है। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक में होती है फॉरेन मिनिस्ट्री, और नॉर्थ ब्लॉक में होती है सेंट्रल सेक्रेटरीट। दो ही ब्लॉक्स है उधर, ठीक है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है ना बहु प्लाजा में नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, ऐसे वहाँ दिल्ली में भी है नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, ठीक है। तो नॉर्थ ब्लॉक में होम मिनिस्ट्री जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बैठता है, साउथ ब्लॉक पे फॉरेन मिनिस्ट्री जहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर बैठता है। तो सेंट्रल सेक्रेटरीट भी वहीं पे है। अब जैसे होम मिनिस्टर का ऑफिस यहाँ है, इसके ऑपोजिट होम सेक्रेटरी का ऑफिस होगा। अब जैसे इसके अगला जो रूम है वो फाइनेंस मिनिस्टर का होगा, उसके सामने जो ऑफिस होगा ऑपोजिट वो होगा फाइनेंस सेक्रेटरी का। ऑपोजिट ऑफिस होते हैं, सो दैट अगर किसी को IAS ऑफिसर को मिनिस्टर से काम है या मिनिस्टर को IAS ऑफिसर से काम है तो ये नहीं हो कि ऊपर नीचे घूम के जाना पड़े, आमने सामने होते हैं, ताकि वो, अब वो खुद तो जाते नहीं है उठ के, उनके PMC लेके जाते हैं ना फाइलें इधर उधर, खुद थोड़ी ना अमित शाह फाइल लेके, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम वो भी फाइल लेके अमित शाह के पास नहीं जाएगा ना, तो उसके भी PN होंगे, ठीक है, दोनों के वही ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये ऐसे सिस्टम जो है वो ऐसा बनाया जाता है, ऑपोजिट ऑफिस होते हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आया। तो अब हमने पढ़ा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का, तो आपको पता ही, उसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो जो मॉडरेट्स जो डिमांड कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि आप क्या करो, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट कर दो। उस टाइम पर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव कंबाइंड थी। यस, मीन्स ये था, यहाँ पे बात हो रही है मिनिस्टरों की, बात नहीं हो रही है, क्योंकि उस टाइम मिनिस्टर होते ही नहीं थे। एक बात आपको बता दूं कि 47 से पहले, 1947 से पहले हमारे देश में इलेक्शंस होते तो थे, मिनिस्ट्रीज बनती तो थी, और ज़्यादातर ये इलेक्शंस 1920 के बाद स्टार्ट हुए हैं, 1920 के पहले नहीं थे। 1909 में भी हुए थे कुछ इलेक्शन, लेकिन 20 के बाद ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। लेकिन तब भी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता था, छोटे मोटे मिनिस्ट्रीज फॉर्म होती थी, लेकिन पूरे हर कंट्री के लेवल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता था, ठीक है। तो उस टाइम आप ये भूल जाओ कि कोई मिनिस्ट्री होती थी, उस टाइम सिर्फ ब्यूरोक्रेसी होती थी। क्या होती थी? ब्यूरोक्रेसी। अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछे कि 47 के बाद आज हमारे यहाँ पे कौन सा रूल है, तो आप बोलोगे डेमोक्रेसी। सबको पता है हमारे देश में डेमोक्रेसी है। तो 47 से बाद कौन सी क्रेसी थी? तो ब्यूरोक्रेसी थी। उसके पहले यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, ब्यूरोक्रेसी थी। अगर फिर से कोई इंटरव्यू में फिर से पूछ ले तो इलेक्शंस तो होते थे ना, 1920 में भी हुए, 30 में भी हुए, तो फिर वो आप कैसे कह सकते हो कि ब्यूरोक्रेसी थी? आप उसका आंसर ये दोगे कि सर ऑल दो इलेक्शंस होते थे, ऑल दो इलेक्शंस यूज्ड टू बी देयर, बट दे वर लिमिटेड फ्रेंचाइजी। उसमें कम लोग वोट डालते थे और कम लोग मिनिस्टर्स बनते थे, और उसमें इंडियंस कम बनते थे, और मोर ओवर चीफ एग्जीक्यूटिव वाज नॉट इंडियन, ही वाज ब्रिटिश। चीफ एग्जीक्यूटिव कौन था? वाइसरॉय, वाइसरॉय, गवर्नर जनरल। जब वाइसरॉय ही आपका इलेक्टेड नहीं है, अपॉइंटेड है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने उसको अपॉइंट किया है, ठीक है, और उसके नीचे 25 लोगों की जो काउंसिल है वो भी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किया, और सारे के सारे उसमें अंग्रेज हैं। हाँ, बाद में जाकर 1935 के बाद बीच में कुछ मेंबर्स, 3-4 मेंबर्स इंडियन उस काउंसिल के अंदर डालने स्टार्ट किए थे। एक सिन्हा बना था मेंबर काउंसिल का। कौन सी काउंसिल? जो वाइस रॉय को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। 25 लोग थे उसमें, जिसमें से 1935 के बाद 4-5 इंडियंस थे, बाकी सारे अंग्रेज होते थे, और वो सारे के सारे अंग्रेज अपॉइंटेड होते थे,
और वो सारे के सारे अंग्रेज़ आईसीएस ऑफिसर होते थे। हाँ, रिटायर्ड, सर्विंग नहीं, रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर। और जो गवर्नर जनरल, जो जिसको हम वाइसरॉय भी बोलते हैं, वो जो होता था वो भी रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर होता था। तो ये सारे ऑफिसरों ने ही हमारे देश को चलाया है 1757 से लेकर 1947 तक। ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी ने हमारे देश को चलाया है। तो उसका आंसर पता चल गया ना। आप इंटरव्यू में क्या दोगे? आप ये दोगे चीफ एग्जीक्यूटिव ही उनका अपॉइंटेड था, तो आप डेमोक्रेसी उसको कैसे कह सकते हो? डेमोक्रेसी, हाँ, लिमिटेड डेमोक्रेसी थी, वो भी 1920 के बाद, सिर्फ 27 साल रही वो। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब मॉडरेट्स क्यों मांग रहे थे कि इसको सेपरेट करो? दोबारा से इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे बात हो रही है आईसीएस ऑफिसर्स की। तो आईसीएस ऑफिसर जितने भी थे हमारे उस टाइम पर, सबके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी थी और जुडिशियल पावर भी थी। जब आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी आ जाए और जुडिशियल पावर भी आ जाए, आप बहुत पावरफुल बन जाते हो। सपोज करो आज का जो डीसी जम्मू है, मैडम है कोई, आज की डेट में उसके पास जुडिशियल पावर नहीं है। 47 के बाद हमने वो पावर उससे छीन ली। लेकिन अंग्रेज़ों के टाइम पर, जब मॉडरेट्स के टाइम पर, उसके पास, उसको तब बोलते थे कलेक्टर। आज भी कुछ स्टेट्स में कलेक्टर बोलते हैं उसको, डीसी को कलेक्टर। तो कलेक्टर के पास जुडिशियल पावर्स भी थी और एग्जीक्यूटिव पावर्स भी थी। यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर के तहत वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी करता था। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पता ना, जो तहसीलदार वगैरह करते हैं। वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी करता था, कहीं पे डेवलपमेंट करनी है, स्ट्रीट लाइट लगानी है। वो लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन भी करता था, यानी कि जो पुलिस की पावर है, क्योंकि पुलिस उसके नीचे होती है। स्टेट का जो डिस्ट्रिक्ट का जो एसपी होता है वो कलेक्टर के नीचे होता है। प्लस वो डिस्ट्रिक्ट जज की पावर भी उसके पास थी। डिस्ट्रिक्ट जज यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, वो पावर भी उसके पास थी। तो कितना पावरफुल बन गया। 47 के बाद हमने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अलग कर दिया, वो दे दिया हमने कोर्ट को। आज जम्मू में अगर आप जाओगे तो हाई कोर्ट है, वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट जज का सेपरेट बिल्डिंग है कि नहीं, ऑफिस जरूर है सेपरेट। डिस्ट्रिक्ट जज बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन ये पावर भी पहले डीसी के पास ही थी। तो हमने, मॉडरेट्स ने पहली बार ऐसा बोला कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करो, सो दैट आईसीएस ऑफिसर इतने पावरफुल, क्योंकि आपको पता ही है कि ज़्यादा पावर आए तो इट करप्ट्स। ज़्यादा पावर जब आ जाती है तो वो करप्ट कर देती है बंदे के दिमाग को, ठीक है ना। तो वो कहते थे ये पावर उससे छीन लो, जुडिशरी वाली, जुडिशरी की पावर सेपरेट बंदे को दे दो, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज को दे दो। क्योंकि वैसे भी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का ना एक बंदे को काम नहीं देना चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में भी बहुत पावर है। देखो, एक बंदे के पास पुलिस की पावर भी हो, अब आपके पास ही लगा लो, आपको डिस्ट्रिक्ट का डीसी बनाया, एसपी भी आपके नीचे है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट का, आपके नीचे सारे तहसीलदार भी हैं रेवेन्यू वाले, आपके नीचे सारे वो भी हैं, क्या बोलते हैं इनको, जो डेवलपमेंट के काम होते हैं म्यूनसिपैलिटी वाले, वो भी आपके नीचे हैं। जितने इंजीनियर हैं बिजली वाले और पानी वाले, वो जेई वगैरह सारे, जेई क्या, आपके एक्सीएन वगैरह भी। और जितने एजुकेशन के जो अपने ये होते हैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, वो भी आपके नीचे हैं। इनफैक्ट सारे डिपार्टमेंट आपके नीचे हैं। और ऊपर से जो आप डिस्ट्रिक्ट जज भी हो, तो जितने भी फैसले जज के पास आएंगे वो भी आपके पास। आप क्या क्या काम करोगे, ओवरबर्डन भी तो हो जाओगे ना। इसलिए ओवरबर्डन को भी हटाने के लिए, प्लस ज़्यादा पावर को हटाने के लिए, मॉडरेट्स ने डिमांड किया कि जुडिशरी शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, सो एक पॉइंट था कि जूरी की पावर को थोड़ा कम करने के लिए ये कुछ नॉर्मली आगे देख लेंगे। रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मिलिट्री का एक्सपेंडिचर इन्होंने बोला अंग्रेज़ों को कम करो, क्योंकि अंग्रेज़ क्या करते थे, इनकी बड़ी सारी कॉलोनीज थी और जहाँ जहाँ भी वार हो रही होती थी ये इंडियन आर्मी को वहाँ भेज देते थे। ठीक है, वार हो रही है यूरोप में, इंडियन आर्मी वहाँ जाके लड़ रही है, इंडिया का कोई लेना देना ही नहीं है बीच में। वार सपोज करो जर्मनी और इटली के बीच हो रही है और लड़ वहाँ पे इंडिया के सैनिक रहे हैं, तो ये क्या, इससे हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ता था, और जब मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो बाकी चीज़ों पे कम होगा, इसलिए इन्होंने कहा उसको कम करो।
देन इन्होंने ये कहा कि प्राइमरी एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन को और ज़्यादा अच्छा करो। देन इन्होंने आर्म्स एक्ट एक था बहुत बड़ा, वो हमने पीछे भी देखा कि आर्म्स एक्ट जो था उसको इन्होंने कहा कि उसको रिपील करो और टैक्स को रिड्यूस करो, टैक्स को जो है वो रिड्यूस करो। ठीक है, ये सारा कुछ इन्होंने डिमांड किया था। हम लिखेंगे ये सारा, आप लिखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स में, आप लिखिए कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स में लिखिए moderates were the first in the 19th century, first in the 19th century, moderates were the first in the 19th century to develop an economic critique, CRITIQUE, critique of colonialism, कॉलोनी से बना colonialism. This critique was also perhaps their most important contribution to the development of national movement, in इंडिया। अब जिसको ये चीज़ अच्छी लगती है ना, जैसे जुडिशरी क्या होती है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, इसका जेनेसिस क्या था, मतलब हमने ये डिफरेंस क्रिएट क्यों किया, हमने ये मॉडरेट्स ने क्यों डिमांड किया कि एग्जीक्यूटिव को सेपरेट होना चाहिए। जिसको ये पॉलिटी में इंटरेस्ट है उसको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खास करके लेना चाहिए। हाँ, इसमें आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट, मेरे को याद आई, वो ये है कि एग्जीक्यूटिव, मैं ये बताना भूल गया आपको, एग्जीक्यूटिव जो है वो दो तरह का होता है। जैसे एक लड़की ने यहाँ बोला कि ब्यूरोक्रेट्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि एग्जीक्यूटिव दो तरह का होता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को हम टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं। तो दो तरह के एग्जीक्यूटिव हो गए, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव मतलब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ 5 साल के लिए आता है, उसके बाद फिर से इलेक्शन होती है, फिर आए ना आए, इलेक्शन हार गया फिर थोड़ी आएगा। लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो एग्ज़ाम पास करेगा, उसके बाद 30 या 35 या 25 ईयर्स, जब जितनी जल्दी उसने एग्ज़ाम पास किया रिटायरमेंट तक, वो परमानेंट ही रहेगा, उसकी तो इलेक्शन नहीं होएगी ना। क्यों? क्योंकि उसने एग्ज़ाम पास किया। लेकिन पॉलिटिकल वाले ने कोई एग्ज़ाम नहीं देना, वहाँ पे कोई वो जिसने कोई मर्डर भी किया वो भी इलेक्शन जीत कर आ सकता है। ठीक है, तो वो उल्टा ज़्यादा इलेक्शन जीतते हैं मर्डर करने वाले, है ना। नहीं, वैसे मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है ना यहाँ, मेरे ऊपर ना एक्शन हो जाए कोई कौन से मर्डर करने वाले ज़्यादा इलेक्शन जीतते हैं। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव दोनों ही एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक टेम्परेरी होता है, एक परमानेंट होता है। हाँ, एक चीज़, जो टॉप पे रहता है वो पॉलिटिकल रहता है और उसके नीचे हमेशा परमानेंट रहता है। टॉप पे कौन सा रहता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है। डेमो यानी लोग, डेमो वर्ड आया लोगों से, बाय द पीपल। तो हमारी अगर ब्यूरोक्रेसी होती फिर परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता और ऊपर वाली लेयर जो पॉलिटिकल वाली है वो होती ही ना। इनफैक्ट मैं आपको एक
इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताऊंगा कि जिस जिस कंट्री में ब्यूरोक्रेसी होती है ना वो कंट्री ज़्यादा प्रोग्रेस करता है, और जिस कंट्री में डेमोक्रेसी होती है ना अच्छी, वो कम प्रोग्रेस इसलिए करता है। आप देखो इसके बड़े सारे फैक्टर्स हैं। कम प्रोग्रेस इसलिए करता है क्योंकि मिनिस्टर्स जो होते हैं ना पॉलिटिकल वाले, वो वोट बैंक देखते हैं। अब हमारे देश में रिजर्वेशन लाई गई वोट बैंक के लिए कि हम इलेक्शन जीतेंगे, क्यों? अगर हम दलित को रिजर्वेशन देंगे तो दलित हमें वोट देंगे, अगर हम शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन देंगे तो शेड्यूल कास्ट हमें वोट देंगे। फिर एक कास्ट को दी थी, हजारों कास्ट को और देनी पड़ी। अल्टीमेटली रिजल्ट ये हुआ कि अगर 1000 पोस्टें निकली है तो ये रूल है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने बोला 50% से ऊपर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। यानी कि अगर 100 पोस्टें निकली है तो 50 रिजर्व होंगी, 50 से ऊपर नहीं हो सकती। तो ये जो रिजर्वेशन है ये कहाँ से आई? पॉलिटिकल मास्टर्स ने लाई। क्यों? इलेक्शन जीतने के लिए। अब उन्होंने लाई थी 10 साल के लिए, अगर आप पढ़ोगे तो उन्होंने सिर्फ 10 साल के लिए लाई थी। लेकिन ये अब इसको एंड कौन करेगा? जो एंड करेगा वो इलेक्शन हारेगा। अब आज राहुल गांधी बोलते हैं हम पूरे देश में रिजर्वेशन हटा देंगे, तो राहुल गांधी को तो वैसे ही कोई उसको तो कोई भी नहीं पूछेगा फिर, ठीक है ना। कोई किसी में इतनी जरूरत नहीं है जो रिजर्वेशन हटा दे हमारे देश में। जब तक नहीं लाई थी तब तक सही था, तब क्योंकि एक बार ले आए ना, फिर सभी ने पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा आप ले आओ। क्योंकि जो ये बोलती ना नहीं लाएंगे, क्योंकि हमारे देश में 50% तो रिजर्वेशन वाले लोग हैं, उनसे भी तो वोट लेनी है, और ज़्यादातर वोट डालते भी गरीब लोग हैं। अमीर लोग तो घर से बाहर ही नहीं निकलते वोट वाले दिन, और आप रिजर्वेशन वालों को ही नहीं दोगे रिजर्वेशन तो वोट तो बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा फिर, ठीक है। तो जिस देश में डेमोक्रेसी है वो देश कम प्रोग्रेस इसलिए करता है क्योंकि देखो हमारे देश में अगर रिजर्वेशन आ गई तो अगर सपोज करो किसी की डॉक्टरी की सीट नहीं निकली क्योंकि रिजर्वेशन वाला ले गया, तो अच्छा कैंडिडेट रह गया ना। आईएएस की सीट नहीं निकली क्योंकि रिजर्वेशन वाला ले गया, अच्छा कैंडिडेट फिर रह गया। तो अच्छे कैंडिडेट मेरिट वाले जो है वो रह जाते हैं क्योंकि रिजर्वेशन वाले ऊपर आ जाते हैं। तो ये डेमोक्रेसी से नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ? नुकसान ही हुआ। फ़ायदा हाँ ये हो गया चलो गरीब लोग ऊपर आ रहे हैं, लेकिन गरीब लोग तो ऊपर आ रहे हैं, लेकिन अब ये देखो, माना कि गरीब लोग ऊपर आ रहे हैं, लेकिन अब ये देखो कि एक शेड्यूल कास्ट था वो आईएएस बन गया कम नंबर लेके, वो चीफ सेक्रेटरी बन गया। अब चीफ सेक्रेटरी का लेवल कितना हाई होता है? अब उसका बेटा है 20-30 साल के बाद वो भी रिजर्वेशन लेके वो भी आईएएस बन गया। अब आगे ही लेवल उसका चीफ सेक्रेटरी का हाई था, उसके सामने एक सिंपल बैंक मैनेजर का बेटा था, तो ज़्यादा हाई लेवल किसका हुआ? बैंक मैनेजर ब्राह्मण था और दूसरा जो था वो चीफ सेक्रेटरी का बेटा था। लेकिन रिजर्वेशन को इसको मिली चीफ सेक्रेटरी वाले को, क्यों? क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट है। तो यहाँ पर हाई लेवल किसका था? उसका। लेकिन यहाँ पर गलत मिली ना रिजर्वेशन, मतलब समझे मेरी बात आप? सिर्फ एक जनरेशन को मिलनी चाहिए थी ना, यहाँ तो सारी जनरेशन ले रही है। समझ गया कि नहीं? ठीक है ना, यहाँ सारी जनरेशन ले रही। हाँ यहाँ पे क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, क्रीमी लेयर के एक बार रिजर्वेशन मिली तो अब क्रीमी लेयर में आ गई, फिर दूसरी बारी नहीं मिलेगी। लेकिन ये क्रीमी लेयर का कंसेप्ट अभी सारी कैटेगरीज में नहीं मिला, कुछ कुछ में मिल गया, बाकियों में अभी नहीं मिला। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, है ना। तो डेमोक्रेसी जहाँ जहाँ होती है वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ अगर वेल डेवलप्ड डेमोक्रेसी हो जैसे अमेरिका में, वहाँ पर ये ना छोटी छोटी चीज़ें रिजर्वेशन वगैरह नहीं, वहाँ पे 99% लिटरेसी है, वहाँ पर अच्छी पॉलिसी बनाएंगे लोग भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर देश में अच्छी पॉलिसी बनेगी ना, लोग सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। लोग डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अच्छी पॉलिसी जो होगी ना लोगों के हित में होगी ना, हो सकता है लोग उसको सपोर्ट ना करें, ठीक है। सपोज करो लोग गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना रही है कि रोड्स हमने वाइड करनी है, लेकिन लोगों को अपना अपना घर का थोड़ा थोड़ा पार्ट देना पड़ेगा, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। यही अगर ब्यूरोक्रेसी हो, तो अगर ब्यूरोक्रेट्स बोल दें कि आपको 1-1 मीटर जगह यानी कि 10-10 फुट जगह देनी पड़ेगी सबको, रोड चौड़ी हो जाएगी, तब लोग दे देंगे। और फ़ायदा किसका होगा? लोग, रोड जब चौड़ी हो जाएगी लोगों का ही फ़ायदा होगा ना। लेकिन तब लोग दे देंगे, लेकिन जब पॉलिटिक्स वाले आएंगे फिर लोग नहीं देंगे, क्योंकि फिर वो पॉलिटिशियन वाले जो है वो लोगों से नाराज़गी लेंगे ही नहीं, वो ऐसी डिमांड ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे ये कानून ही गलत है ना। समझ गया ना मेरी बात? तो इसलिए कई जगह जो ब्यूरोक्रेटिक रूल है ना, अब जैसे चाइना में ब्यूरोक्रेटिक रूल नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी भी नहीं है, वहाँ पे एक ही पार्टी है और वो स्ट्रिक्ट है,
और वो जो कहती है वही होता है, वहाँ पे मोनोपोली है एक ही पार्टी की, वो जो कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसलिए वहाँ पे प्रोग्रेस होते जा रही है, क्योंकि उसको अपोजिशन करने वाला ही कोई नहीं है, ठीक है ना। ना लोग कर सकते हैं, ना कोई पार्टी कर सकती है, ना प्रेस कर सकती है, ना मीडिया कर सकती है, जो उसने करना है वही करना है, तभी डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे। यहाँ पर एक डेवलपमेंट करने लगता है, दूसरा पहले बीच में आ जाते हैं ना, यहाँ पर रिलीजन वाले आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, ठीक है। तो ये था परमानेंट और टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस। आगे चलते हैं। द क्रिटिक वॉज perhaps their most important contribution in the development of national movement in India. आगे नेक्स्ट पैरा। दादाभाई नरौजी, जस्टिस M.G. रानाडे, जस्टिस M.G. रानाडे, RANADE, R.C. दत्त, G.V. जोशी, G.V. जोशी, G. सुब्रमण्या अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो गोखले है ना, गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी जी इसको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। सो हु वाज गांधी जी इज पॉलिटिकल गुरु, गोखले वाज गांधी जी इज पॉलिटिकल गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले and others analyzed every aspect of the economy, and put forward the drain theory, DRAIN थ्योरी, यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, इन्वर्टेड कॉमर्स में रखना है इसको, ड्रेन थ्योरी फॉर एक्सप्लेनिंग of the British exploitation of India. They believed that drain of wealth from India to Britain was the basic cause of India's poverty and fundamental evil, EVIL, of British rule in India. Next para. The early nationalists यानी कौन? मॉडरेट्स, demanded reduction in land revenue,
लैंड रेवेन्यू, कॉमा, एबोलिशन ऑफ साल्ट टैक्स, एबोलिशन ऑफ साल्ट टैक्स, improvement in working conditions, improvement in working conditions of plantation labor, of plantation labor, comma, reduction in military expenditure, reduction in military expenditure, etc. Next para, the early demands of moderates, early demands of moderates were quite modest, quite modest, modest यानी simple थी. They desired a larger share for Indians, larger share for Indians in government and hoped to win freedom, hoped, HOPED, to win freedom through gradual steps. इसको याद रखना, थ्रू ग्रेजुअल स्टेप्स. मॉडरेट्स ये समझते थे कि हम ग्रेजुअल स्टेप्स लेकर, छोटे छोटे कदम लेकर फ्रीडम जीत जाएंगे, लेकिन ये उनकी गलत फहमी थी. फुल स्टॉप. नेक्स्ट पैरा. फ्रॉम 1885 to 1892, from 1885 to 1892, they demanded expansion of legislative councils, expansion of legislative councils. देखो उस टाइम पार्लियामेंट नहीं होती थी, तो उस टाइम क्या थी हमारे पास, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी. ठीक है, जहाँ पे भगत सिंह और ने जो वो बॉम्ब फेंके थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी. ठीक है. एक्सपेंशन, ये उसकी एक्सपेंशन डिमांड कर रहे थे, यानी कि कह रहे थे उसका नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ाए जाएं. इंक्रीज इन द पावर ऑफ काउंसिल्स, सी कैपिटल. हाँ, कॉमा डाल के इंक्रीज इन द पावर ऑफ काउंसिल्स, सी कैपिटल, एंड membership for elected representatives, membership for elected representatives of the people, elected representatives of the people. Full stop. In response to their agitation, in response to their agitation, the government passed the Indian Councils Act 1892. हमने ये किया था परसों चौथ, जिसमें हमने इंडियन काउंसिल एक्ट किया था, जिसमें हमने एक पॉइंट किया था कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस वर फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. इनडायरेक्ट, इसमें इलेक्शन पहली बार इंट्रोड्यूस की थी, आल्दो वो इलेक्शन जो थी वो इनडायरेक्ट थी, और ये मॉडरेट्स की एजिटेशन की वजह से पॉसिबल हुआ था. तो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन मॉडरेट्स की ये थी कि दे वर सक्सेसफुल इन गेटिंग पास्ड द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892. जहाँ पे भी मॉडरेट्स की कंट्रीब्यूशन आए तो इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पास करवाया था अंग्रेज़ों से, जिसके अंदर इलेक्शंस हमें मिल गया था.
Next para. By the beginning of 20th century, by the beginning of 20th century, the aspirations of nationalist leaders had become more ambitious, full stop. They desired Swarajya, SWARAJYA, Swarajya यानी freedom. They desired Swarajya, ब्रैकेट में सेल्फ गवर्नमेंट ब्रैकेट क्लोज विद इन द एम्पायर, यानी कि ये मैंने उस दिन फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, क्या था ये? डोमिनियन स्टेटस, जो कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को दिया हुआ था इन्होंने, वही स्टेटस हमें भी चाहिए था। स्वराज्य विद इन द एम्पायर, यानी कि हम एम्पायर के अंडर ही रहेंगे बट रहेंगे फ्री, यानी कि हम डे टू डे डिसीजंस खुद लेंगे, लेकिन ओवरऑल डिसीजन जो बहुत बड़ा डिसीजन होंगे वो हमारे लंदन से होकर आएंगे। विद इन द एम्पायर लिखा, विद इन द एम्पायर, लाइक द सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा, like the self-governing colonies of Canada and Australia, full stop. Gokhale was the first, Gopal Krishan Gokhale was the first Congress official, to make this demand from the Congress platform, in 1905। तो गोखले पहला ऐसा कांग्रेस का मेंबर था जिसने 1905 में स्वराज्य की डिमांड की। ये प्रीलिम में आ सकता है। नेक्स्ट पैरा, द डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट्स covered COVERED both political and economic spheres, Their main political demands were as follows. Number 1, abolition of Indian Council, पॉइंट्स में है, एबोलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल का C कैपिटल। सेकंड, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस, नंबर 3, इंडियनाइजेशन of higher civil services, next, separation of judiciary
separation of judiciary from the executive, next rehabilitation of powers, of the jury, jury, which had been curtailed, curtailed, rehabilitation of the powers of jury. ज्यूरी होती है जिसमें एक जज नहीं बैठता, 4-5 जज बैठते हैं और उनकी पावर्स को रेस्टोर करना, विच हैड बीन कर्टेल्ड, जो कि कम कर ली गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट वेलफेयर ओरिएंटेशन इन स्टेट फंक्शनिंग, ये पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, स्प्रेड ऑफ प्राइमरी जनरल एंड टेक्निकल एजुकेशन, नेक्स्ट प्राइमरी जनरल एंड टेक्निकल एजुकेशन, नेक्स्ट रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट, by the government of the irrigation, medical affairs, medical affairs and police. Next, abolition of indentured labor, indentured labor, INDENTURED, labor. Next, repeal of Arms Act, REPEAL, of Arms Act, and reduction in excise and sales tax, बस ये इनकी कंट्रीब्यूशंस हैं। ये पॉइंट्स में हैं, पॉइंट्स पे लर्न करना। अब इसमें एक पॉइंट मैंने डिस्कस करना है, वेलफेयर ओरिएंटेशन ऑफ द स्टेट फंक्शनिंग। ये कह रहे थे मॉडरेट्स के अंग्रेज़ों को कि आप अपनी जो गवर्नमेंट में वेलफेयर ओरिएंटेशन लाओ, ठीक है। यानी कि वेलफेयर ओरिएंटेशन क्या होती है, जिसमें एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है, हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाता है। देखो 2-3 सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो वेलफेयर ओरिएंटेड होते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ सबसे पहले, ठीक है। सैनिटेशन जैसे जो म्यूनसिपैलिटी वगैरह का काम है, ठीक है। देन जैसे वैक्सीनेशन करवानी लोगों को, इम्यूनाइजेशन कराना, ठीक है। देन अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो उनसे टैक्स कम लेना। और उस टाइम पे तो चलो पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो आज सोशल वेलफेयर नहीं, फाइनेंशियली सपोर्ट करनी अनएम्प्लॉयड को, है ना। बाहर के देशों में क्या होता है, जो बंदा अनएम्प्लॉयड है ना, जो एजुकेटेड है, उसको गवर्नमेंट फिक्स्ड खर्चा देती है हर महीने का, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मेरे को, सोशल सपोर्ट सिस्टम कुछ ऐसे बोलते हैं, ठीक है।
तो इंडिया में अभी वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। इंडिया में उसको मिलता है जो रिसर्च स्कॉलर होता है, जिसने JRF क्लियर किया होता है, लेकिन वहाँ पे हर ग्रेजुएट को मिलता है, ठीक है ना। लेकिन इंडिया वाले अभी हर ग्रेजुएट को तो दे नहीं सकते, क्योंकि इंडिया वालों के पास पैसा नहीं है इतना, ठीक है। आपने देखा जब कोरोना हुआ था तो बाहर के देशों ने कितना पैसा दिया लोगों को, जब लोग घर बैठे हुए थे, लेकिन इंडिया ने नहीं दिया, क्योंकि इंडिया ने ये बोला कि हमारे पास वेस्ट के जितना पैसा नहीं है, ठीक है ना। तो हाँ, हमारे पास वेस्ट के जितना पैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान को मारने के लिए हमारे पास बड़ा पैसा है, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे, हमारे पास वर्ल्ड में 3rd नंबर पे हम आर्म्स परचेज़ करते हैं, वर्ल्ड में 3rd नंबर, उसके लिए हमारे पास खूब पैसा है। लेकिन जब अनएम्प्लॉयड को खर्चा देने की बात है तब हमारे पास पैसा नहीं है। बड़े हॉस्पिटल्स अच्छे बनाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, हॉस्पिटल्स को एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास पैसा ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है फिर हमारे पास इसराइल से भी हथियार आ जाते हैं, जर्मनी से भी आ जाते हैं, अमेरिका से भी आ जाते हैं, रशिया से भी आ जाते हैं, और वो भी लेटेस्ट, ठीक है ना। चलो आगे चलो। तो ये तो हमने कहा कि वेलफेयर ओरिएंटेशन लाई जाए, लेकिन वो इसका मतलब ये हुआ कि वो वेलफेयर ओरिएंटेशन से यहाँ काम नहीं कर रहे थे, वो यहाँ काम कर रहे थे एक्सप्लॉइटेशन की वजह से। वो हम लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, वेलफेयर नहीं कर रहे थे। वेलफेयर इंडिया में स्टार्ट हुआ 47 में, जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गया, उसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट थी ना वो वेलफेयर ओरिएंटेड हो गई, ठीक है। तो ये होता है गवर्नमेंट का मेन काम ही क्या होता है, वेलफेयर करना लोगों का। गवर्नमेंट देखो, ये भी बोला जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कि गवर्नमेंट का काम क्या है। एक डिबेट है, एक डिबेट ये है कि गवर्नमेंट होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना। हम खुद भी तो खुद को गवर्न कर सकते हैं, छोटी छोटी कमेटीज़ बना के, पंचायत बना के। तो गवर्नमेंट का वजूद है, होना भी चाहिए कि नहीं। फिर कहते हैं होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट वेलफेयर करती है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट वेलफेयर करती है, दूसरा रेगुलेशन करती है, ठीक है ना। नहीं तो प्राइवेट कंपनियां भी तो हमें चला सकती हैं। अब टेलीकम्युनिकेशन में गवर्नमेंट का क्या रोल है, कोई रोल नहीं है। हम किसका सिम यूज़ कर रहे हैं, जियो का। हम जियो को पैसे दे रहे हैं, पैसे भरते हैं तो हमारा फ़ोन चलता है, नहीं भरते तो कट जाता है। अब बिजली भी ऐसे हो रही है, पैसे देंगे तो बिजली चलेगी, नहीं तो कट जाएगी। सिमिलरली वाटर भी ऐसा हो जाएगा। तो सारा प्राइवेट कंपनीज ही कर रही हैं। अगर रोड पैसा है तो रोड के ऊपर चल पाओगे, नहीं तो टोल प्लाजा पे रोक देंगे आपको। तो सारा कुछ प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं, तो फिर गवर्नमेंट कहाँ पे आई। सपोज़ करो हर चीज़ प्राइवेट कंपनीज चलाए, तो फिर गवर्नमेंट के पास तब भी 2-3 चीज़ें बचेंगी। वो क्या बचेंगी, सोचो। डिफेंस बचेगी, पुलिस प्राइवेट कंपनी नहीं ले सकती ना। अब प्राइवेट सिक्योरिटीज़ कंपनीज होती हैं, जैसे डोगरा सिक्योरिटी है ना, बीडी सिक्योरिटी, वो भी काम कर सकती हैं, और मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगी। अब वो ट्रैफिक भी ज़्यादा अच्छा मैनेज कर लेंगी, और वो क्राइम भी ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है कर लेंगी, अगर उनको पावर दी जाए। लेकिन वो जो गवर्नमेंट की पुलिस है वो तो पैसे भी खाती है, और वो गलत काम भी मतलब बहुत सारे करवाती है, और कुछ कईयों से पैसा लेके उसको छोड़ भी देती है ना। फेक एनकाउंटर्स भी करती है, ठीक है। तो लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को करनी पड़ती है, जैसे टैक्स वसूलना। अब टैक्स वसूलना भी हम प्राइवेट कंपनी को दे दें तो बड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन एक डिबेट है ये कि गवर्नमेंट होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिसको हम NPM, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वगैरह, कुछ बड़ा कुछ है बोलते हैं, ठीक है। चलो आज इतना ही बात कर